एवरीथिंग इज लिंक्ड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बन के आ गया हमारे सामने, वहां पर हम बोल रहे हैं तेजी आ गई। जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो लोगों को 70,000 रुपए में प्लॉट बहुत महंगा लगता था। आज इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो 2 लाख रुपए में भी सस्ता लग रहा है। बट एक इन्वेस्टर को उसको पता होना चाहिए कि हाँ भाई, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो आज से 3 साल 4 साल बाद जो आना चाहिए था, आज उस प्राइस पे बिक रहा है और आज की डेट में वो इन्वेस्टर खरीद रहा है। सो दैट इज अ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। बड़ी सिंपल चीजें हैं, लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है मेरे को नहीं मालूम। 2004 से पहले इतने प्रोजेक्ट्स भी नहीं थे, इतने बिल्डर्स भी नहीं थे, अवेयरनेस भी नहीं थी। फिर 2010 के बाद क्या हुआ? इट वाज अ बूम। Hello everyone, welcome to the episode 3 of the Truthland Show. In today's conversation, we have Mr. Gurpreet sir has been in the industry for the past 20 years now. So for the past 2 decades, he has been an avid real estate professional. He knows ins and out of the market, when to invest, what is the best time to invest in the real estate, and what all things goes in the mind of an investor point of view while making the investing decision per se. कि क्या देखना चाहिए एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को में इन्वेस्ट करते टाइम. सो इन टुडेज डिस्कशन इट्स ऑल गोना बी अबाउट टू ग्रेट प्रोफेशनल्स इन द फील्ड. सो मिस्टर आशीष सर and Mr. Gurpreet sir, they'll be continuing today's conversation with us. So let's tune in. So Ashish ji, you know about the real estate. We've been together. We are understanding real estate market. I think we had done we have done a last podcast in 2021-22. Long back. Yeah. Now it's been 2 years. What we have seen the market from where everyone was, worried ki where real estate will go after COVID. After all the, dynamics have been changed. Everyone very, very spectacle about it. But 2 साल बाद आज बाजार आपके सामने है. Real estate is, touching the sky rockets. जितने भी पैरामीटर्स थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे जो फंसे हुए थे काफी टाइम से, लाइक द्वारका एक्सप्रेसवे, सोना एक्सप्रेसवे, एवरीथिंग हैज सीन द लाइट. नाउ व्हाट डू यू थिंक हाउ मार्केट विल गो, वेयर इन्वेस्टर विल शुड गो एंड थिंक अबाउट द रियल एस्टेट, कि कहाँ पे रियल एस्टेट में एक इन्वेस्टर को जो सबसे बड़ा डर और फियर फैक्टर होता है, और उसको सबसे पहला पॉइंट पैसे लगाने से पहले उसको क्या सोचना चाहिए. आज 10 लोगों के पास जाता है, 10 अलग अलग डिस्कशंस को मिलती हैं. हर आदमी जो अपना प्रोडक्ट जिसके पास एक्सक्लूसिव होता है, हाउ रियल एस्टेट मार्केट वर्क इन गुड़गांव, हर आदमी अपने तरीके से एक पिक्चर प्रेजेंट करता है. बट एक इन्वेस्टर को उसको पता होना चाहिए कि हाँ भाई, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट. एंड मुझे भूलना नहीं चाहिए ये जो चमक धमक में देख रहा हूँ, ये जो सुन रहा हूँ कि आज यहाँ पे ये रेट था, आज ये रेट हो गया, क्या वो रेट सही है, गलत है, या हमें किस तरीके से इन्वेस्टर को अपने पैसे को संभाल के रखना चाहिए और कहाँ पे उसकी ग्रोथ आ सकती है आने वाले टाइम में. मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन आंसर करने से पहले. आपने बोला कि अभी 2 साल में रियल एस्टेट ने बहुत चेंज देखी, ठीक है? तो 2 साल में जो बहुत अच्छी चीज मेरे को गुड़गांव में ये लगी कि भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन गया 2 साल में. द्वारका एक्सप्रेसवे लाइट में आ गया, बन गया, जो कि मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो कहीं है ही नहीं, ठीक है? जो बॉम्बे सोना हाईवे बन गया, what an infrastructure, 100%. what a thing, the government has made. The entire the credit goes to Mr. Nitin Gadkari for it. 100%. So जो infrastructure वो यहाँ पर हमको नजर आ रहा है बनाया, कंट्री में उन्होंने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर 100%. बट हम पर्टिकुलरली गुड़गांव की बात कर रहे हैं. yes. तो एक चीज हुई कि भी एवोल्यूशन क्या अच्छी आई लास्ट 2 साल में, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया. सैड स्टेट ऑफ अफेयर क्या रहा, ये भी एक रोड है हमारी बहुत अच्छी है जो कि SPR है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है जो आगे कनेक्ट हो रही है, उसका आता पता ही नहीं है. ट्रू. जहाँ सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स है, जहाँ सबसे ज्यादा हैबिटेशन है, लोग रह रहे हैं और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. नाम अपने आप में बोलती है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड. क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जाओ देखो क्या है वहां पर, कुछ भी नहीं है आज. तो ये सैड स्टेट ऑफ अफेयर भी रहा. बिल्कुल. एक बहुत पुरानी रोड बननी थी जो पीछे से आनी थी, जब हम देखते थे कि भी वो पीछे साउथ दिल्ली से फार्म हाउस से कनेक्ट होके कनेक्टिंग टू मानेसर कनेक्ट अगेन अ पैरेलल रोड टू MG रोड. मतलब ये सब मास्टर प्लान का पार्ट है. 100%. और हम लोग मास्टर प्लान देखते देखते हमको इतने साल बीत गए, उस रोड का कुछ अता पता उसके बेसिस ने सब बिल्डर्स ने, सब डेवलपर्स ने लैंड खरीदी, प्रोजेक्ट अनाउंस किए. 100%. सो एवरीथिंग इज, मैं पॉइंट ये बता रहा हूँ कि एवरीथिंग इज लिंक्ड टू इंफ्रास्ट्रक्चर. जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बन के आ गया हमारे सामने, वहां पर हम बोल रहे हैं तेजी आ गई.
द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ गया, तेजी आ गई, कोई नहीं देखता था ना, बिल्कुल true, जितनी डिले हो गया था, कोई लोग बिल्कुल। नहीं आके रहते थे, खड्डे थे बहुत बड़े बड़े, वो 100%। पहुंच ही नहीं पाएगा तो क्या रहेगा वहां किसी पे, को 70,000 रुपए गज में प्लॉट बात करते तो लोग फोन काट देते थे, कहते मतलब क्या वहां बातें कर 35 रहे 40, हाँ क्या कर रहे हैं, वहां जाएगा कौन। ट्रू। सो इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर अच्छाई है, वहां पर साथ में कोई ऐसी चीजें हैं जो लोगों को नजर ही नहीं आ रही, जो कि हमारे मास्टर प्लान्स के पार्ट है। सो नहीं था। अब मैं आपसे और पूछता हूँ, जी ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो गया। 100% yes. आपको 20 साल हो गए Agree real with- estate नहीं बिल्कुल, इस चीज से मैं बहुत ज्यादा रिलेट करता हूँ। हम्म। जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो लोगों को 70,000 रुपए में प्लॉट बहुत महंगा लगता था, आज इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो 2 लाख रुपए में भी सस्ता लगता लग है। रहा है, तो बिल्कुल उसको भी आज एक फोन प्लॉट आता नहीं है, 4 लोग लेने वाले पहले खड़े होते हैं। बिल्कुल। तो ये मतलब ये ट्रेंड चलता रहेगा कि हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं, साथ इससे जुड़ेगा? आंसर करने से पहले एक और सवाल आपसे पूछूं। जी आपको आज 2 डेकेड 20 साल हो गए जी रियल एस्टेट, 100%। आपने अपने होशोबाज में हम्म, कितना देख लिया आपने, कितना पीरियड आपने मंदे का देखा, जिसको हम बोलते हैं कि भी यार मार्केट स्लो है, बिल्कुल जी। या कितना हमने तेज भी, मार्केट तो यार बहुत अच्छी चल रही है। आपके हिसाब से कौन कौन से साल कितनी देर आपने देखे, मैं आपसे जानना चाहता सर 2004 में मार्केट बहुत ज्यादा स्लो थी, धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होनी स्टार्ट हुई। जो दिल्ली एक कंसोलिडेटेड था, वो एनसीआर एक ग्रोथ फैक्टर देखा, बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज आए, बहुत सारी कंपनीज ने अपने सेटअप किए, हूँ। जॉब्स क्रिएशन हुई, लोग बाहर निकलना स्टार्ट हुए। जो एक लोगों के अंदर मिथ था कि नहीं हम कैसे आएंगे, ट्रैवल करेंगे, आज वो लोगों के लिए मतलब लाइफस्टाइल चेंज का एक अपॉर्चुनिटी बन गई है। तो हाँ, अगर मैं पुरानी बात करूँ 2004, 2008, 2013, 2004 में 14, क्या था? सर 2004 में एक बबल था, वो बबल। लोगों को समझ में नहीं आ रही थी मार्केट किस साइड जाएगी, कहाँ लगाना नहीं लगाना। सो लोगों को मार्केट एक factor कंफ्यूज नहीं था। थी, इसका मतलब मार्केट स्लो थी। कंफ्यूज थी, वही जो एक्सपेक्टेशन थी इंफ्रास्ट्रक्चर से कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा उस टाइम, ये So दिल्ली market slow जयपुर थी। 100% Market स्लो slow थी, थी। 100% स्लो। 2008 में मार्केट क्या थी आपने बोला? सर मार्केट 2004 से 8 तक इट वाज अ वंडरफुल टाइम। हमने was. वो प्रोजेक्ट बेचे जो कोई आदमी उस सो टाइम 2004 से लेके 2008 तक यस 4 साल आप ये बोलना चाहते भी तेजी करे 100%। मतलब ये होता कि प्रोजेक्ट आता था और बिक जाता था। प्रोजेक्ट आगे बिक जाता था। 2004 से पहले 2004 से पहले इतने प्रोजेक्ट्स भी नहीं थे, इतने बिल्डर्स भी नहीं थे, अवेयरनेस भी नहीं थी। हर आदमी मार्केट से बाहर निकलने में घबराता था। गुड़गांव में जनरली वही इन्वेस्ट करता था, या कोई किसी के यहाँ पे जॉब रही है, या उद्योग विभाग में जो नए जो आईटी जॉब्स करने boom आते थे, मारुति आई थी, मारुति करने आए थे, जो इंडस्ट्रियल बिल्कुल, वाले लोग थे। बट जो अच्छे प्रोजेक्ट है तो आईटी की वजह से है कि दे आर गेटिंग द बेटर सैलरी। डीएलएफ लेकर आया इंफ्रास्ट्रक्चर 100% डीएलएफ लेके आया, बिल्कुल। मतलब गुड़गांव नहीं था, बट डीएलएफ की वजह से गुड़गांव बना। आज जो लोग सच है वो गुड़गांव सच। बोलने लगे। आई एम रिमेम्बर पहले तुम डीएलएफ बोलते थे सब। 100% कि कहाँ जा रहे हो, बोले डीएलएफ जा रहे हैं। डीएलएफ जा रहे 2008 तक तो ही ट्रेंड था। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही उन्होंने बनाया, 100% विजन ही yes, उनका था सर। बिल्कुल ट्रू। अब 2008 के बाद क्या हुआ? तो वो मार्केट में इतनी हाइप आ गई, वो शॉर्ट पीरियड की 1.5-2 साल के लिए मार्केट डाउन हुई। ग्लोबल फैक्टर्स ज्यादा इन्वॉल्व था, बहुत सारे बिल्डर्स भी सबके, हर आदमी कमर्शियल की तरफ ज्यादा भाग रहा था। तो नोबडी वाज इवैल्यूएटिंग कि मार्केट की डिमांड क्या है, मैं कितना प्रोजेक्ट लेके आऊं। उस टाइम कोई स्टडी नहीं करता था, वो देख के आया ये प्रोजेक्ट आ रहा है, उसने लॉन्च किया, सबने कर दिया, बस लॉन्च करते जाते तो थे। कब तक लीन पीरियड रहा? 2000 से 10 तक लीन पीरियड रहा। 2010 के बाद राइट प्राइस के प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुए, आदमी समझने लगा कि भाई अब कस्टमर को क्या चाहिए, वो करेक्शन आई हर जो चीज में, प्रोडक्ट जो प्लानिंग मौज मिली वो 2004 से लेके 2007 तक मिली। 100%। टू बी वेरी ट्रू, वो 2-3 साल तेजी के लिए ले रहे, जब सबको ये लगता था भी बस मिस ना हो जाए, मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दूं, फोमो जिसको हम बोलते हैं, 100% फियर ऑफ मिसिंग आउट। बिल्कुल कि भी मैं इन्वेस्ट कर दूं किसी तरह से और मैं पैसा कमा लूं। भाई गुरप्रीत ने इन्वेस्ट किया, इसने पैसा कमा लिया, मैं ना रह जाऊं। दैट वाज द ट्रेंड, ठीक है ना? तो कोई प्राइसेस को किसी को कोई साइंस नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ पता नहीं था। फिर 2008 में जब वो रिटर्न्स नहीं आई, जब वो एक्चुअल यूजर नहीं थे और जब वो लोग नहीं थे, तब आपने बोला डिलीवरीज तो पता ही था हमको अभी नहीं होंगी। हाँ जी। मगर तब हाँ कोई रेगुलेशन बॉडी नहीं थी, हम हर आदमी बोलता था 2-3 साल में बन जाएगा, प्रोजेक्ट बन जाएगा। 100%। तो वो नहीं, वो सारी चीजें 2008 तक सामने आई, तो मार्केट में आपने बोला अभी भी करेक्शन है। 100%। सो 2008 से 2010 तक एक लल पीरियड रहा आपके हिसाब से। 100%। फिर 2010 के बाद क्या हुआ? इट वाज अ बूम, मतलब नए बिल्डर्स आए, नए कंसेप्ट्स आए, मतलब एक मार्केट में जैसे कहते हैं टर्न अराउंड टाइम था, नए नए अच्छे प्लेयर्स आए, बेटर प्रोडक्ट डिलीवरीज आई, प्लानिंग करने समझने लगे, लग्जरी की तरफ जाने लगे। नहीं तो गुड़गांव कंसिडर एक नई एवोल्यूशन आई, नए प्लेयर्स आए, आदमी सोचता गोदरेज आया, महिंद्रा आया, 100%, आईरियो आया, देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स। एमआरएस शोन, मतलब उनकी पहली डिलीवरी आई, देन पीपल अंडरस्टैंड व्हाट एमआरएस। फिर से एक फेथ आया कि ये लोग ऐसे नहीं है, 100%। ये लोग ऐसा जितने भी प्रोजेक्ट आए थे उस टाइम,
एंड द्वारका एक्सप्रेसवे का ट्रेंड था कि हाँ बिकेगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट आते थे, सुबह लॉन्च होते थे, शाम को बिक जाते थे. So that was the time everybody enjoyed as a channel partner, as everybody has made money out of it. बट हाँ, वो हमेशा जो मेरी पहला भी क्वेश्चन था, वो इन्वेस्टर का क्या होगा, जो इन्वेस्टर फंस जाता है. मैं सब क्वेश्चन का आंसर करूंगा आज आपके, और आपसे भी इसीलिए पूछ रहा हूँ क्लैरिटी के लिए, क्योंकि जितनी क्लैरिटी मेरे और आपके बीच में आपके थॉट से मैं लूंगा, उतना ही मैं अपना एक्सपीरियंस बेटर शेयर कर पाऊंगा, अपने थॉट्स दे पाऊंगा. ट्रू. सो 2010 से लेके कब तक फिर आप बोलते हो मार्केट बूम पे रही? 2014 तक, 15 तक लोग रियलाइज, मेरे हिसाब से 2012 तक रही. हाँ, मतलब 13 में आदमी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट स्लो रही, इतनी जल्दी स्लो नहीं हो सकती. 14 में यस, पीपल हैव सीन इट, कि जिन्होंने जो 7,000 रुपए में, 6,000 रुपए में प्रोजेक्ट लॉन्च थे, वो 14-15,000 रुपए में बिक रहे थे. जो 10,000 का प्रोजेक्ट था, वो 18-17,000 के रेट में पहुंच गए थे. तो एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग, एंटिसिपेटिंग कि और प्राइस बढ़ेंगे, और ये मार्केट तो कभी नीचे आएगी नहीं. मार्केट कभी नीचे आएगी नहीं, क्योंकि सप्लाई नहीं है, डिमांड नहीं है, इतना फैक्टर नहीं है. फिर हाँ, वो उसके बाद 2013 के बाद जो लोग, 14 में जो लोगों ने एक्सेप्टेंस करनी स्टार्ट की, स्पेशली फ्रॉम बिल्डर साइड, जहाँ पे उन्होंने इजी पेमेंट प्लान स्टार्ट किए, प्राइस करेक्शन. इजी पेमेंट प्लान तो जो स्टार्ट किए वो इन लोगों ने किए, गोदरेज वगैरह ने. हाँ जी, मतलब वहां से ये लोग एक फंडामेंटल्स थे, ये कहते थे भी हम डिलीवरी देंगे, क्योंकि लोगों को ये नजर आ गया फिर से. बिल्कुल जी. भाई जो 2004 में खरीदा वो आज तक नहीं मिला. 100%. फिर 2005 में जो खरीदा वो नहीं मिला. So they played on the trust factor. They won the trust of all their investors, especially. और गोदरेज, हाँ, everybody know it's. अब मैं आपको आपकी बातों का जवाब देता हूँ जी. असल में जो मार्केट ड्रिवन थी ना, भाई आपको पता होगा, आप मेरे से पुराने रियल एस्टेट में जी, जितने पेमेंट प्लान्स चलते थे वो चलते थे कंस्ट्रक्शन में. 100%. ठीक है, बिल्डर क्या करता था, स्लैब डालता था और डिमांड मांग लेता. 100%. और कंस्ट्रक्शंस जो पता ही है, स्लैब पे कितनी कंस्ट्रक्शन होती है, असली काम तो स्ट्रक्चर बनने के बाद शुरू होता है. 100%. और नॉलेज ही नहीं थी, एक एवोल्यूशन ही नहीं थी कि भाई प्लम्बिंग का भी काम होना है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का भी काम, कोई लिंक ही नहीं होता था. 100%. हर आदमी प्लान बनाता था, फर्स्ट फ्लोर रूफ स्लैब, बेसमेंट फ्लोर स्लैब, फोर्थ फ्लोर स्लैब, हर रूफ स्लैब के हिसाब से पेमेंट प्लान होता था. और बिल्डर 85-90% पैसे ले लेता था. 100%. एंड में 10% पैसे पोजेशन पे रखता था. स्ट्रक्चर, जिसके बाद जब ज्यादा पैसे चाहिए होते बिल्डर. स्ट्रक्चर, और सबसे आसान क्या था बनाना? स्ट्रक्चर. सबसे कम पैसे किस में लगते? स्ट्रक्चर में. सबसे फास्ट काम वही होता था. वैसे ही वो पेमेंट ले लेता था. और उसके बाद जब उसके पास पैसे आ जाते थे, फिर वो क्या करते थे? डाइवर्जन ऑफ फंड्स. ये तो भाई उनको तो पता ही था भाई बन जाएगी, बिल्डिंग बन जाएगी. लैंड मिलनी मुश्किल थी भाई. कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगी, नेचुरल इन्फ्लेशन क्या होगा, भाई लेबर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी. किसी ने कहीं पर भी, बिल्डर्स की गलती नहीं है, उन्होंने भी फोर्स ही नहीं किया, पहले बिल्डिंग बनाई नहीं थी. भाई डीएलएफ के अलावा किसी भी बंदे ने ग्रुप हाउसिंग की डिलीवरी नहीं दी थी, किसी ने आईटी पार्क्स नहीं बनाए थे, किसी ने कमर्शियल बिल्डिंग्स नहीं बनाई थी. एक्सपीरियंस्ड प्लेयर ही नहीं थे. एक्सपीरियंस प्लेयर यही थे जो थे. बाकी टाउनशिप्स के एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे. अंसल्स आए, टाउनशिप्स का थी. कुप्पल्स आए, टाउनशिप्स का थी. आई थिंक वो डीएलएफ का भी वो टाइम था जो उसने 6-7 साल उसने भी लिए रिस्ट्रक्चर करने में, सब कुछ करने के. उन्होंने देखा जितनी उन्होंने ग्रुप हाउसिंग्स दी भी, उनकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस क्या पड़ी. आपने देखो डीएलएफ ने कोई लॉन्च नहीं करा. बिल्कुल. सो दे जो ये लल पीरियड 6-7-8 years they also, you know, everyone learned, everything evolved, everything restructured itself. What they used to do, now what they're doing, it's totally different. It's contrast. Absolutely contrast. Yes. उनको ये समझ आ गया कि भी किसी भी आदमी को, यूनिटेक आया, उन्होंने अपनी डिलीवरीज देनी शुरू करी. ठीक है ना. सो बेसिक मॉडल क्या रहा, किसी को कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की वैल्यूएशन सही नहीं थी. एंड दूसरा बुरा फैक्टर क्या रहा कि भी जो पैसे आए उनसे और आगे जमीनें खरीद ली. सो विच वाज, आई वुड से, ओवर ट्रेडिंग. ये जो लल पीरियड्स आए, ये जो ऐसी चीजें आएंगे, क्यों आई? इन चीजों के कारण. आफ्टर 2014 आई थिंक लैंड सेलिंग इज टेकन अ बिगेस्ट हिट. यस, सब कुछ खत्म हो गया था. लग्जरी बोलते रहे सब. भाई कितने प्लेयर्स हैं गुड़गांव में लग्जरी में रहने वाले? कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी साइंस थी, इन्होंने क्या किया? कोई ऐसा कोई कंसल्टेंट ही नहीं बना जो डेवलपर्स को गाइड कर सके. सबके अपने सीईओज थे, सबके अपने थे चैनल पार्टनर्स, ब्रोकर्स अपने थे कि भी जी मार्केट चल रही है, सब पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब कर रहे थे. बट किसी की कोई रिसर्च नहीं थी. उसकी लेक्यूना की वजह से ये सारी चीजें हुई. बिल्डर्स को अपनी हिट्स मिली और जो इन्वेस्टर्स का उसको अपनी हिट्स मिली. ठीक है. तो ये सब काम तब तक होता रहा और बहुत लंबा एक लल पीरियड रहा. मार्केट फिर कब से उठनी शुरू हुई? आप सोचो 2013 से लेके कोविड के बाद, मतलब 2022 21-22 में मार्केट उठनी शुरू हुई. 100%. और अब 2 साल हम जो ये देख रहे हैं, फिर से वही हुआ
जो आपने अभी बोला 2010-12 में हुआ, 100%। जो आपने बोला 2004-5-6 में हुआ, जो रेडी प्रॉपर्टी उसकी प्राइस अगर एक्स है तो जो लॉन्च हो रहा है वो X+2 वो महंगा में है। X फिर से लग्जरी एक चेंज और 34 बहुत है। डिफरेंट आई जो इस सब चीजों में आई। पहले जो FAR थी, ठीक है, लाइसेंस पे 1.5 होती थी, 0.25 बाइक परचेजेबल होती थी, तो 1.75 होती थी। 100%। नई पॉलिसी आई जिसको हम TOD बोलने लगे। हाँ, ये मुझे एक बड़ा फैक्टर से डर लगता है हम्म, कि कोई 3.5 के फेयर में जा रहा है, कोई 3.75, somebody is getting into 5. 4 FAR So ये जो सी 1.75 करने में इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट हमने समटाइम्स कि आपने बिल्डर की साइकिल फॉल्ट देख है। लिया। हाँ, तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस इन टर्म्स ऑफ कोई अप्रूवल्स आने में, कभी दिवाली का टाइम आ जाता है, कंस्ट्रक्शन रुक जाती है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन पोल्यूशन की वजह से, स्टे लग जाता है। देयर आई एम नॉट सेइंग कि एवरी फॉल्ट इज ऑन द बिल्डर्स एंड, बट देयर आर लॉट ऑफ सिस्टम प्रॉब्लम आल्सो। बट 100%। जो 1.75 को डिलीवर करने में जो लोगों के, आई वुड नॉट से दिस बट घोड़े खुल जाते थे। बट वो हाउ विल इट हैपन, मतलब आगे अब इतनी बड़ी डिलीवरी देने में उतने टाइम में, और क्या इन्वेस्टर उतनी देर बैठेगा, क्या उसको मिशन एग्जिट मिलता रहेगा? क्योंकि अब मैं इन्वेस्टर आपके सबसे क्वेश्चन का important आंसर वही दूंगा है। जो आपने सबसे पहले पूछा था। अब उस क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखो, इन्वेस्टर दो तरह का इन्वेस्टर है। एक कहता है भी मेरे को अपने पैसे के रिटर्न चाहिए, True. एक कहता है भी मेरे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना और अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना। True. तो जो तो इन्वेस्टर है, हम्म, ठीक है, वो अच्छे प्रोडक्ट में अच्छे ब्रांड के साथ उसने साइकिल देख लिया 20 साल में कि कौन सा डेवलपर है जो डिलीवरी दे सकता है, हम्म। कौन सा डेवलपर है जो डिलीवरी नहीं दे सकता, मेरा क्या exact क्या time फॉल्ट्स हुए, मैं क्या क्या हुआ, बिल्कुल जी। कैसे कैसे एवोल्यूशन हुई। तो वो एक एविड इन्वेस्टर है जिसको एक्सपीरियंस हो गया। हाँ, उसको एक्सपेक्टेशन है कि मैं कब सही टाइम पे निकल सकता हूँ, लोगों के कहने पे नहीं जाता नहीं, कि अब उसको अभी मैं पता 1 लग गया, साल 6 महीने में उसने बाहर हो 20 जाऊंगा। साल में देख लिया। मैं बोल रहा हूँ वो एक एविड इन्वेस्टर है हम्म, जिसके पास पैसे थे हम्म, और उसने पैसे लगाए, उसको हिट मिली, उसको समझ आ गया कि भी मेरे को कौन से सपने देखने और कौन से नहीं देखने। True. एक इन्वेस्टर है जो नया आया। बिल्कुल इन्वेस्टर भी तो, पैसा भी तो ऐसी चीज है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। एवोल्यूशन हुई है, IT में 100%। एवोल्यूशन हुई है, तो नए आदमियों के पास भी हाँ, पैसे है, पहले पुराने गुड़गांव इंडस्ट्रियलिस्ट के पास भी गुड़गांव है। को कोई पूछता नहीं था, नाउ इट्स टॉप 10 सिटी ऑफ 100% इंडिया। है। So, बहुत एवोल्यूशन हुई है। 100%। सो सबसे पहले तो सबसे पहली जो चीज है जो हम बोलते हैं इन्वेस्टर की चॉइस, भाई इन्वेस्टर को क्या करना है। 100%। और इन्वेस्टर जो तो पुराना है वो सीख लिया है, उसको पता है कि भी यार मेरे को लैंड पे अगर इन्वेस्ट करना है तो कहाँ पर क्या करना है, बिकॉज ही हैज लर्न हिज लेसन अ वेरी हार्ड वे बाय गेटिंग हिट ऑन हिज मनी। 100%। उसने प्लॉट पे पैसे लगाए, उसने लैंड पे लगाए, उसने ग्रुप हाउसिंग में लगाए, उसने कमर्शियल में लगाए, उसने ऑफिस स्पेस में लगाए, उसने जहां भी लगाए उसने लगाए, True. और उसको 20 साल की एक एवोल्यूशन पीरियड मिला। वो एक जो एविड इन्वेस्टर है ना, उसको काफी नॉलेज है और वो एक अच्छे कंसल्टेंट के साथ जाएगा True. और अच्छे कंसल्टेंट की कदर भी करेगा। True. ठीक है, मगर नए इन्वेस्टर्स भी हैं, नई चीजें भी हैं। True. ठीक है, ये साइकिल फिर से रिपीट हो रहा है, आप देख रहे हो। 100%। पहले 1.75 की ग्रुप हाउसिंग थी, अब ये 2 साल में तो 3.5 की FAR है, और 3.5 की FAR में क्या बिक रही है? लग्जरी। True. समझो, 1.75 को बनाने के लिए अच्छे डेवलपर्स को 5-6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल भी लग गए। True. 3.5 की FAR को अचीव करने के लिए और बनाने के लिए आप सोचो भी कितना टाइम लगेगा, क्या इंफ्रा आएगा। ठीक है, सब नए डेवलपर्स ने लॉन्च करा। पुराने डेवलपर कौन है जिन्होंने लॉन्च करा, जिनकी डिलीवरी की कैपेसिटी हम जानते हैं कि भी है। DLF हमको True. पता गलत हो ही नहीं सकता, टाटा है, वी कैन नेम इट। ठीक है, टाटा ने नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करा, ठीक है, गोदरेज गोदरेज ने करा, हमको पता उसकी डिलीवरी की कैपेबिलिटी है, वो कर लेगी, भाई गोदरेज डिलीवर कर लेगी। शोभा आया, लॉन्च किया, भाई पता है भी डिलीवरिंग कैपेबिलिटी है। बहुत नए डेवलपर्स आए, जो पुराने जहां डेवलपर्स थे वो फिजल आउट हो गए, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने 1.75 की ग्रुप हाउसिंग बनाई, और नए आए जो आज 3.5 की बना रहे हैं, बिकॉज लैंड महंगी हो गई। वो भी क्या करे, कैलकुलेशन उनकी एक्सेल शीट के ऊपर है। वो कहते हैं जी जमीन महंगी है और हमें ये FAR मिल रही है, उनकी कैलकुलेशंस है कि ये हमारी कॉस्ट पड़ेगी, ये हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी, ये हमने स्पेसिफिकेशंस देनी है, एक अच्छा प्रोडक्ट हमने डिलीवर करना है। यू नो, दे आर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड दे वांट टू डू इट, बट दे हैव नॉट डिलीवर्ड अ ग्रुप हाउसिंग। सो ग्रुप हाउसिंग इज इट हैज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स बिहाइंड इट। नेचुरल चीजें होती हैं कई कि भी लेबर कॉस्ट बढ़नी है, वेरिएबल लाइफ साइकिल बहुत बड़ा है। कमर्शियल में तो आपने बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, फसाड क्रिएट किया, सर्विसेज डाली, डिलीवरी हो गई। अपार्टमेंट में तो एक अपार्टमेंट का लाइफ साइकिल बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। कमर्शियल की बिल्डिंग, आप कोई बहुत बड़ा कमर्शियल तो बनाता नहीं ना, बिल्कुल, वो 2 एकड़ 3 एकड़ का कमर्शियल बनाता है, स्ट्रैटेजी सेल का बनाता है, नेबरहुड मार्केट काटते हैं, नेबरहुड मार्केट बेच देते हैं, उसके ऊपर भी मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं आपको रेजिडेंशियल के बारे में बताऊं। रेजिडेंशियल में
जो लाइफ साइकिल है प्रोडक्ट का वो 5 साल से लेके 12 साल तक का है, डिपेंडिंग अपॉन द एफएआर। ये लाइफ साइकिल ही बहुत बड़ा है भाई। आपका गुरप्रीत जी आज 10 साल का बेटा है, बिल्कुल ठीक है, एवरेज आपको 8 साल के बाद आपका प्रोडक्ट मिलना है जिसमें आपने रहने का घर का सपना बनाया हुआ है कि अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं लूंगा, मैं अच्छे पेमेंट प्लान में खरीद रहा हूँ, अच्छी प्राइस है, अच्छी लोकेशन है। तो आपका बेटा कितने साल का हो जाए जब तक आपको प्रोडक्ट मिलेगा? वो तो रहने तो बाहर जाएगा, 18-20 साल का वो बाहर चले जाएगा, आपके साथ रहेगा नहीं। तो इन प्रोडक्ट्स में जो एक्चुअल यूजर है, आज आपके पास मैं कहता हूँ 5 करोड़ रुपए है, हाँ जी, ठीक है, आपको घर लेना, आज आप रेंट के घर पे रह रहे हो। बिल्कुल जी। मैं बड़ा ऑर्गेनिक क्वेश्चन अपने इन्वेस्टर्स को पूछता हूँ, बड़ी सिंपल चीजें हैं, लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, क्यों बनाया हुआ है मेरे को नहीं मालूम भाई। मैं सिंपल सी चीजें पूछता हूँ, आप गुरप्रीत जी के पास 5 करोड़ का उन्होंने घर खरीदना है, गुरप्रीत जी कहते हैं कि भी यार मेरे पास डाउन पेमेंट करने के लिए उसका 10%, 15%, 20% है जो मैंने इतने सालों से इकट्ठा कर लिया। तो आपके पास करोड़, 1.25 करोड़ रुपए हैं, बिल्कुल जी, 80 लाख रुपए हैं, बाकी आपने बैंक लोन लेना है, ठीक है। तो आप 5 करोड़ रुपए का एक सपना खरीदोगे जो आपको 8 साल बाद बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही लग्जूरियस घर मिले, कि एक 5 करोड़ रुपए का जो रेडी घर है आपके सामने, जो कि अच्छा है, अच्छी लोकेशन है, आप वहां पर जाओगे खरीदने और रहने के लिए जाओगे, कि वहां पर जाओगे कि भी आप अपनी फैमिली के साथ रहोगे, कि आपका विजन क्या होगा कि यार मेरा रेंट जो है ना वो सपोज 50,000 रुपए का है, मेरी ईएमआई 85,000 की बनेगी, तो 35,000 रुपीज और खर्च के अपने रेंट के ऊपर मैं अपने घर में चले जाऊं और अपने बच्चों के साथ रहूं। मोर देन हैप्पी, यस। अब क्या करो? सेफेस्ट ऑप्शन, नॉट द सेफेस्ट, आई फॉरगेट सेफ्टी नाउ। आपकी चॉइस क्या होगी? ऑब्वियसली कि आपने 8 साल बाद घर खरीदना, जीना मैंने, मुझे 8 साल तो जो एक रेडी यूजर है, जो यूजर है, अब मैं यूजर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो रह रहा है घर में और जिसका बजट है और जिसको लोन लेना है, या उसके पास पैसे पड़े हुए हैं आज, या लोन लेगा उसके पास पैसे और उसने घर खरीदना है, तो वो क्या करेगा? तो वो रेडी घर खरीदेगा, ठीक है। और आज सस्ता भी मिल रहा है, आज अगर कंपेयर विद, मैं बोल रहा हूँ सस्ता और महंगा छोड़ दीजिए आप, हाँ जी, मैं तो सिंपल आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि भी जो ग्रुप हाउसिंग है उसको कौन खरीदेगा? जो यूजर है, ठीक है, आज यूजर इज शाइंग अवे फ्रॉम द एक चीज में वो यूजर जरूर खरीदेगा, अगर बिल्डर उसका पेमेंट प्लान बना के देगा कि भी हाँ 20-25% पैसे दीजिए, बाकी ऑन पोजेशन दीजिए, उसको पता है यार मेरा सपनों का घर भी मिल गया, मेरे पैसे भी 20%, 25% के, क्रेडिबल डेवलपर है, मेरा घर मेरे को बहुत अच्छा मिल जाएगा, आई विल वेट। एफडी से रखने से अच्छा क्या है, वो अपने रेंट से जीता रहेगा 100%, और वो अपना घर खरीद लेगा एक अच्छे डेवलपर के साथ, ही विल बाय हिज होम, ठीक है। बट वो पेमेंट प्लान फ्रेंडली है, बिल्कुल, वो कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान्स नहीं है, वो ये पेमेंट प्लान्स हैं भी आपने 20, 25, 30% पैसे दे दिए, आपको घर मिल जाएगा 6 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद। दैट टाइप ऑफ यूजर इज देयर, आई वुड स्टिल एग्री दैट इट इज देयर। वो बैंक की ईएमआई नहीं उसको मिलेगी, ना उसके ऊपर चलेगी, ना ही उसको पेन फील होगी, और वो अपने घर के लिए वेट भी करेगा। हाँ, ये नोज कि मैंने एक अपने आप को हैच कर लिया 20% देके, आई एम सिटिंग ऑन दैट प्रॉपर्टी। आज अगर कोई बात नहीं, अगर 1 साल 2 साल लेट भी हो जाए तो फियर फैक्टर होता है, वो एड्रेस होता है वहां से। एब्सोल्युटली, तो वो मुझे पता कि मैं वो उससे खुश रहेगा 100%। मगर जिस आदमी ने आज रहना है, जिस यूजर ने रहना है, वो नहीं करेगा। अब दूसरी कैटेगरी कौन सी आएगी? इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर बोलेगा कि भाई मेरे को यार पैसे कमाने हैं, भाई आशीष थापर उसके पास जाएगा और बोलेगा सर आप ना 20, 25, 30% पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए, तो अगर मैं आपको 10,000 रुपए फुट की प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ तो आपके इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 30% विच इज 3,000 बात। जब तक ये प्रॉपर्टी बनके तैयार होगी तब तक इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 10,000 से 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 पे हो जाएगी। वो डिपेंडिंग अपॉन द रिसर्च है कि भी उसकी जो रेडी प्रॉपर्टी है वहां पर क्या वो आज उस प्रॉपर्टी की स्पेसिफिकेशंस क्या है, तो वो प्रॉपर्टी आज 10,000 रुपए की है, बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। और जो मैं बेच रहा हूं आपको उसकी स्पेसिफिकेशंस बेटर है, वो चीज बेटर है, वो प्रोडक्ट बेटर है। तो अगर आज ये 10,000 की और मैं कहता हूं मार्केट नहीं ग्रो करती, बट मैं आपको एक बेटर प्रोडक्ट बेच रहा हूं, नेचुरली मैं नेचुरल आपको बोलता हूं कि मेरा 20%, 25% तो आपका मेरा प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट से अच्छा है ही है। तो आप इन्वेस्टर को मैं जाके कन्विंस कर सकता हूं, अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरा डेवलपर अच्छा है, कि सर आपके 3,000 रुपए स्क्वायर फीट लगने हैं, 20% तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, बिकॉज मेरा प्रोडक्ट बेटर है। और आप आज जो मार्केट के प्राइस पे रेडी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसकी ये स्पेक्स है, उसका ये कॉन्सेप्ट है, मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बेच रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट बेटर है, तो आपको 3,000 रुपए लगा के 2,000 रुपए का प्रीमियम आएगा। तो वो एक इन्वेस्टर, इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ, बट मार्केट में ऐसा होता नहीं है।
वो प्रीमियम जो आप कह रहे हैं, जो कंसेप्ट है, आज मेरे पास भी 10 टेली सेल्स कॉल्स आती हैं, सब एक ही सपना दिखाते हैं, सर आपने 30% देना है, मैं आपको 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में एग्जिट दे दूंगा। और मैंने Without अभी आपको उसमें बात वो बोली, फंडा- मैंने अभी आपको एक बात बोली, जिस डेवलपर की क्रेडिबिलिटी है डिलीवर करने की, जो डेवलपर डिलीवर कर चुका है, जिसके ऊपर आप फेथ कर सकते हो, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए उस डेवलपर के, और उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, आपकी रिसर्च, आपका कंसल्टेंट कौन है करने के लिए। एक नया आदमी आपके साथ काम हो सकता है, नया आदमी बहुत अच्छी डिलीवरी दे दे, बट एक फियर है कि भी कब देगा, कैसे देगा, क्या होगा, ठीक है ना। हाँ, वो माइंड में तो है, वो माइंड में है। या आप उसकी फाइनेंशियल्स देखो, भी फाइनेंशियली ये इतने स्ट्रांग है कि डिलीवरी देंगे, ये देखिए जी, ये इनके फाइनेंशियल्स हैं, ये इनका फाइनेंशियल क्लोजर है, सेल्स एंड कलेक्शन ऑफ द जो डिपेंडेंट, बिकॉज लाइफ साइकिल बहुत बड़ा है, 5 से 12 साल का लाइफ साइकिल है ग्रुप हाउसिंग का। तो उसमें स्लो डाउन हम ये तो बोल नहीं सकते मार्केट ऊपर जा रही है 5 साल ऊपर ही रहेगी। आपने अभी हिस्ट्री बता दी, 2 या 3 साल तेजी रहती है, फिर लल पीरियड आ जाता है, फिर 2 साल तेजी आती है, फिर लल पीरियड लंबा है और तेजी छोटे ड्यूरेशन की। तो मेरा एक हमेशा से क्वेश्चन था, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने अपने 20 साल के करियर में देखा है, समझा है, कि जो आपने बात बोली कि अगर मैं बेटर प्रोडक्ट बना रहा हूँ, बेटर स्पेसिफिकेशन, बेटर प्लानिंग करके बना रहा हूँ, 101% यू डिजर्व टू चार्ज प्रीमियम। यू चार्ज, जो आपने बेटर चीज दी, डेफिनेटली इट सेल ऑन द प्रीमियम, यू शुड डू इट। बट होता क्या, अगर मैं आज इन्वेस्टर की तरह बीच में आ रहा हूँ, तो जो एक परचेज की होती है, जो एक मेरी कॉस्ट होती है, जो हमेशा से हम बचपन से सुनते हैं कि जो हमारी कॉस्ट परचेज कॉस्ट है कि नहीं, आज मैं जिस प्राइस में ले रहा हूँ, मुझे कई बार ऐसा रियलाइज फील होता है कि वो प्रीमियम जो आज से 3 साल 4 साल बाद जो आना चाहिए था, आज उस प्राइस पे बिक रहा है और आज की डेट में वो इन्वेस्टर खरीद रहा है। सो दैट इज अ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। ये हमें डेवलपर को भी समझाना चाहिए और डेवलपर को भी समझना चाहिए, और जो अच्छा डेवलपर होगा वो इस चीज़ को समझेगा और वो प्राइस नहीं निकालेगा, उसका कैश फ्लो हमेशा मेंटेन रहेगा, वो हमेशा उसको इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को आप जो सेल कर रहे हो वो सबसे अच्छी सेल कर रहे हो, 100%। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ऑर्गेनिक सेल कर रहे हो, उसको आप ऑर्गेनिकली समझा रहे हो सारी चीज़ को कि भी भाई ये आप आज प्रोडक्ट का प्राइस ये है जिसकी ये स्पेसिफिकेशंस हैं, हम आपको एक बेटर प्लानिंग, बेटर प्रोडक्ट, ये स्पेसिफिकेशंस वाला प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उसका जो प्रीमियम है वो ऑर्गेनिक है, वो आना ही आना है, ठीक है। और अगर आप उसकी परचेज, आज जो प्रेजेंट ग्रुप हाउसिंग जो चल रही है, अगर वही सेम भी है या उससे थोड़ी नीचे है तो ऑल द मोर बेटर, या सेम है तब भी अच्छी, बिकॉज आपका प्रोडक्ट बेटर है। हाँ, अगर आपकी परचेज जो प्रेजेंट ग्रुप हाउसिंग चल रही है उससे महंगी हो गई, जैसे जो आपने अभी बोला कि भी वो डेवलपर ने ही एक प्रोडक्ट महंगे रेट पे निकाला, तो इट इज नॉट एन इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोडक्ट, देन इट बिकम्स अ यूजर फ्रेंडली। एज अ इन्वेस्टर शुड शेयर, एज अ यस इन्वेस्टर। बट जनरली होता है क्या, जो मार्केट का ट्रेंड है, सबसे पहले वही बिकता है जो ज्यादा महंगा हो जाता है, द वे यू नो जो कटबैक्स होते हैं, जिस तरीके से प्रोसेस है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो लास्ट 2 साल में लॉन्च हुए हैं और सबसे अच्छे डेवलपर्स ने लॉन्च किए हैं। फॉर एग्जांपल डीएलएफ आर्बर देख लीजिए आप, एक प्रोडक्ट है, मतलब जो मार्केट प्राइस चल रही थी, उस मार्केट प्राइस, जो मतलब मार्केट प्राइस का मतलब जो एक एंड यूजर अपार्टमेंट है, वो स्पेसिफिकेशंस का और उसके लोअर स्पेसिफिकेशंस का भी उससे महंगा था। डीएलएफ जैसे एक एविड डेवलपर ने उसको मार्केट जो रेडी टू मूव इन प्रोडक्ट था उससे नीचे निकाला। तो ऐसा नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये नहीं है। जो इंटेलिजेंट, हाँ, वहां पर हमेशा इन्वेस्टर सेफ है, उसको प्रीमियम मिलेगा, उसको पता उसने 100% पैसे देने हैं, डिलीवरी ये है, ये कॉन्सेप्ट है, ये लोकेशन है, उसको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। जहां पर उसकी परचेज एक इन्वेस्टर की महंगी हो जाए, यहीं पर कंसल्टेंट का रोल है उसको बताना। तो आज भी मतलब आज जो मार्केट चल रही है जिस तरीके से, वो एक डीएलएफ वाला टाइम था, आज से 2 साल पहले एक ट्रेंड था, मार्केट ने एकदम से जंप नहीं देखा था, लोगों को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा रिस्पॉन्स आएगा। मतलब मुझे जहां तक लगता है कि डीएलएफ वाज आल्सो नॉट एक्सपेक्टेड दैट काइंड ऑफ यू नो ह्यूज हाइप। तो आज वो भी चीज आई है, अब नए और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सारी चीजें आ रहे हैं, आर स्टिल एट दी यू नो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली साइड की। आज भी जिसे हम कहते हैं परचेज, जो एक हमारी कॉस्ट एक इन्वेस्टर को लेनी चाहिए। अगेन इफ दी सिर्फ और सिर्फ आप प्राइस की बात कर रहे हो, मैं प्राइस को इम्पोर्टेंस बहुत देता हूँ आपकी परचेज के कारण, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है क्रेडिबिलिटी ऑफ द डेवलपर। डिलीवरी होगी, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या आपके सामने आज के सेल्स जो पहले भी हुई हैं पास्ट में, अब भी हो रही हैं, ठीक है, पहले भी लग्जरी भी की है, हम सबको पता है। मैं प्रोजेक्ट के नाम नहीं लेना चाहता जो आज भी स्टॉल्ड है, ठीक है। इट इज, आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट एनीवन, सो इट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू, मगर वो पहले भी ऐसा हुआ और आज भी अगर हम सिर्फ अच्छी पिक्चर्स देख के
अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज देख के, अच्छे गैलरीज, शो गैलरीज देख के, सैंपल्स देख के अगर आज भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट में अच्छे कंसल्टेंट्स की कमी है। भाई एवोल्यूशन इज देयर ना, कि भी पहले ही गलती हुई है, वी शुड नॉट रिपीट आवर मिस्टेक अगेन। सो हमको ये मालूम है, एक अच्छे कंसल्टेंट को, अपने इन्वेस्टर को ये बताना चाहिए कि भी ये पहले 2004-5 में ऐसा हुआ था, फिर ये हुआ, फिर 8-10 में ये हुआ था, फिर ये हुआ। सो अगर आप ये सारी चीज़ों की मैपिंग करेंगे और अपने आप इन्वेस्टर्स को गाइड करेंगे तब ये मार्केट सही रहेगी। आप देखो साउथ इंडिया में ये चीज़ें नहीं होती, वेस्ट इंडिया में चीज़ें नहीं होती। ये आप दिल्ली एनसीआर की ही एक ऐसी एक यहाँ की एक चीज़ बनी हुई है कि भी मार्केट या तो बिल्कुल ही ऐसे पीक पे चले जाएगी और फिर ऐसे नीचे आ जाएगी। 100% तो उसका ब्रंट फेस करना पड़ता है हमको, ये और कहीं नहीं होता। बिकॉज हर तरफ ऑर्गेनिक रिसर्च के साथ लोग चलते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनिक रिसर्च के साथ लोग नहीं चल रहे, इमोशनली चल रहे हैं। ट्रू। और अच्छा कंसल्टेंट अगर गाइड करेगा तो वो अच्छा कंसल्टेंट अपने इन्वेस्टर को कभी डूब में नहीं जाने देगा। ट्रू। उसमें पैरामीटर्स आप सब कुछ देखिए, भाई आप कॉन्सेप्ट देखिए, आप डेवलपर की क्रेडिबिलिटी देखिए, आप एंट्री प्राइस पॉइंट देखिए, आप प्रोडक्ट की लोकेशन, सब कुछ आप स्टडी करके फिर उस प्रोडक्ट की प्रमोशंस करें। आज मेरे पास ना बहुत सारे, जैसे मैं अपने इन्वेस्टर से बात करता हूँ, हमेशा सबका एक ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है कि गुरप्रीत, वेयर डू यू सी एज मोर पोटेंशियल ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, बिकॉज गुड़गांव इज नॉट अ स्मॉल मार्केट एनीमोर, इट इज डिवाइडेड इनटू 3-4 डिफरेंट प्लेसेस। वन इज अ द्वारका एक्सप्रेसवे, वन इज अ न्यू गुड़गांव, माइक्रो मार्केट इज इन एक्सटेंशन रोड, SPR, सोना। तो सबका जो भी एक लग्जरी की साइड जाना चाहता है, जो सबका मिशन निश्चित होता है कि यार कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो मैं अपने लिए घर बना लूंगा। और हर आदमी आज के डेट में, एवरीवन लुकिंग अपार्टमेंट जो 3000-4000 स्क्वायर फीट से बड़ा अपार्टमेंट हो। तो वेयर डू यू सी एज अ प्रीमियम प्रोडक्ट इज मोर सक्सेसफुल ऑन द एक्सटेंशन साइड और ऑन द द्वारका एक्सप्रेसवे साइड? सी देखिए, द्वारका एक्सप्रेसवे तो इवॉल्व हो चुका है, हम ये तो ये कह रहे हैं। इससे पहले मैं मतलब एक चीज़ में आता हूँ, आपके हिसाब से लग्जरी है क्या? मेरे हिसाब से तो लग्जरी जो स्पेस है, स्पेस है। अब बहुत आदमियों के हिसाब से जो लग्जरी है वो स्पेसिफिकेशंस है। बहुत लग्जरी को क्लब हाउस से रिलेट करते हैं, ग्रुप हाउसिंग की। ट्रू ट्रू। हर आदमी का लग्जरी का एक अपनी डेफिनेशन है। किसी के लिए लग्जरी स्पेस है, बेडरूम बड़े चाहिए, लिविंग रूम बड़ा चाहिए, किचन बड़ी चाहिए। किसी को चाहिए कि भी जी ये कोई आई विल कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज थिंग्स, बट मेरे को मार्बल अच्छा चाहिए। 10 से 2015 में ये लोगों ने ये चीज बहुत सबको समझ में आ गई कि नाउ अब हम सिंगापुर का प्रोडक्ट इंडिया में नहीं ला सकते, अगर लाना है तो इंडियन माइंडसेट के हिसाब से लाना है। नहीं, मैं आपके साथ फिर कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ यहाँ पर। भाई जो आज न्यूक्लियर फैमिली है वो कहती है कि भी हमको कम्युनिटी लिविंग चाहिए, हमें क्लब हाउस अच्छा चाहिए, हम बेडरूम में कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे। आज जो एक लग्जरी वाला आदमी जब भी आता है, जो मेरा पॉइंट है, जो लग्जरी वाला आदमी हमेशा कोई अपार्टमेंट लेने आता है, वो तो सब कुछ देखता है। आज की डेट में देयर आर प्रोडक्ट व्हिच आर कमिंग विद 2 मास्टर बेडरूम्स, एब्सोल्युटली 4000-5000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट व्हिच इज अ ह्यूज साइज, मतलब इट इज अ टिकट क्रॉसिंग मोर देन 10 CR। तो ये कंसेप्ट लॉन्ग टर्म तक चलेगा? ये कंसेप्ट मैं तो फिर आपसे पूछता हूँ, 10 करोड़ रुपए का घर गुड़गांव में खरीदने वाले एंड यूजर्स कितने हैं? हमेशा जो एवरीथिंग गुड़गांव क्या है, गुड़गांव इज ऑल अबाउट इंडस्ट्री। गुड़गांव में एवोल्यूशन क्या हुआ, हॉस्पिटल का हुआ। भाई आज सब, पहले गुड़गांव दिल्ली के ऊपर डिपेंडेंट था, अब नहीं है। अब दिल्ली के लोग यहाँ पर आने लग गए, यहाँ पर F&B बढ़ गया, यहाँ पर की मार्केट इवॉल्व हुई, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया। बट हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च करना कि 10 करोड़ के घर की रिक्वायरमेंट कितनी है। उसका 20% मिसमैच हो सकता है, उसका 100% मिसमैच नहीं हो सकता। अब सारे थोड़ी आदमी है जो 10 करोड़ के घर में रहेंगे। ट्रू। बहुत लोग हैं किसके पास 10 करोड़ रुपए हैं घर खरीदने के लिए और लोन लेने की सैलरी ब्रैकेट्स है, प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस हाउसेज हैं। बिजनेस हाउसेज में भी MD लेवल अलग है, CEO लेवल अलग है, CFO लेवल अलग है, मैनेजरियल लेवल अलग है, हर लेवल अलग है। अगर हम सिर्फ ये बोलें कि भी लग्जरी की ही डिमांड है तो वो डिमांड नहीं है। वो तो हम लोग लग्जरी करना, किसको लग्जरी पसंद नहीं है? आज हर आदमी चाहता है कि भी मैं लग्जूरियस हाउस में रहूं, बट क्या उसकी अफोर्डेबिलिटी है? अब लग्जरी सबके बजट के हिसाब से लग्जरी बेस्ट सबको लेनी है। कोई 3 करोड़ रुपए में लग्जरी खरीदेगा, कोई 4 करोड़ में खरीदेगा, कोई 6 में खरीदेगा। अगर जो आप बोल रहे हो कि भी सभी प्रोडक्ट्स अगर 10 करोड़ वाले आएंगे तो उसके कितने बायर्स हैं जिन्होंने वहां पर जाके रहना है, जो एक्चुअली उस चीज को खरीदेंगे। सो इट हैज टू बी, दिस इज रिसर्च, दिस इज वेयर अ गुड कंसल्टेंट कम एंड द डेवलपर शुड हायर अ गुड कंसल्टेंट। अगर आज की डेट में अगर हम कहते हैं किसी पेमेंट प्लान में चले गए, 20% में चले गए, अच्छे बिल्डर के साथ चले गए और उसकी डिमांड नहीं है, क्योंकि पोजीशन पे तो भाई एग्जिट मांगेगा, इन्वेस्टर तो एग्जिट मांगेगा कि भाई आई वांट टू एग्जिट। अगर वो एग्जिट मांगेगा और उसको एग्जिट नहीं मिली तो एज ए इन्वेस्टर वो यहाँ पर भी 2 तरह के इन्वेस्टर है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक इन्वेस्टर है जो कैपेबिलिटी रखता है 100% पैसे देने की,
बिकॉज उसने अपने कंसल्टेंट से अच्छी तरह से समझा है कि भाई उसका कोई ऐसा कंसल्टेंट नहीं है जो उसको ये नहीं बोलेगा कि भी सर आप 30% पैसे दे दो और ये बस फिर सेल बाकी पैसे आपने देने ही नहीं है। इसको हम बोगस सेल कहते हैं। भाई कल को हमको भी पता है अगर मैंने ऐसे 50% अपार्टमेंट्स बेचे हुए हैं और मेरे को वापस सेल पे 50% इन्वेंट्री आ जाएगी तो मार्केट को कभी राइज करेगी नहीं, प्रीमियम तो आएगा ही नहीं कभी भी। वो ये डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें देखना। आपने इन्वेस्टर को गाइड क्या कर रहा है कंसल्टेंट। अगर सभी इन्वेस्टर्स 20-30% वाले हैं तो प्रीमियम नहीं आएगा प्रोडक्ट में। बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं कि पिछले 2 सालों में 2.5 सालों में मोर देन 25,000 होम्स हैव बीन सोल्ड। सो सब इन्वेस्टर के पास है क्या वो 25-30 हज़ार फैमिलियाज हैं जो अगले 3-4 साल में जब डिलीवरीज आएंगी और उस प्राइस पॉइंट में वो एंटर करेंगी। आज की डेट में अगर कोई भी मेरे पास कोई एंड यूजर आता है वो घर के लिए आता है, सो 90% आज देम कि भाई मुझे रेडी या 6 महीने में जिसकी ताला चाबी मिल जाए, आई वांट टू लिव इन, आई डोंट वांट टू गेट इनटू कि एंड यूजर जनरली ऐसा ही उसी में आता है। बट जो हाँ इन्वेस्टर होता है वो उल्टा कहता है कि कम पैसे लगे बट आई शुड हैव अ प्लान्स टू एग्जिट। तो क्या वो इन्वेस्टर के लिए सेफ है कि वो आज एंटर जाए? बिल्कुल सेफ है अगर उसका बाइंग प्राइस ठीक है, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी ठीक है एंड द इन्वेस्टर हैज द कैपेबिलिटी टू पे 100% मनी। अगर इन्वेस्टर की कैपेबिलिटी पूरे पैसे देने की नहीं है, स्पेकुलेशन में खेल रहा है सो वो ओवर ट्रेड कर रहा है। तो जहां ओवर ट्रेडिंग शब्द आएगा वहां पर आपको फॉली मिलने का भी ज्यादा चांस होगा। मार्केट के लिए भी नुकसान है, वो सब चीजों के लिए नुकसान है, उसका भी कैश फ्लो डिस्टर्ब होता है। 100% यस, 100% यस। सो ये एक एविड चीजें हैं जो सबको पता होनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि भी लग्जरी उसकी चॉइसेस क्या है। एक कंसल्टेंट को ये पता होना चाहिए कि भी उसने गाइड कैसे करना अपने इन्वेस्टर को अगर उसने रेजिडेंशियल में करना है। अभी हमने सिर्फ अपार्टमेंट्स की बात करी है मगर बहुत सारे और चीज़ें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिनके बारे में एक इन्वेस्टर फ्रेंडली जो चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर इन्वेस्टर मार नहीं खा सकता, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। तो फंडामेंटली एक जो उसका कंसल्टेंट है जो जिसके थ्रू वो आगे इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसको गाइड और सजेस्ट करने में। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ही उसका है अपने क्लाइंट को समझ के। अगर एक कंसल्टेंट अपने क्लाइंट को समझ ले और ये समझ ले कि भी इसके पैसे जो हैं वो मेरे पैसे हैं और क्लाइंट अपने कंसल्टेंट की चॉइस ठीक करे, ठीक है, उसके ऊपर भरोसा करे, तो मेरे हिसाब से हमारी जो इंडस्ट्री है रियल एस्टेट की इससे अच्छी एवोल्यूशन कहीं पर भी नहीं हो सकती। ये दिस इज अ ब्रिलियंट इंडस्ट्री टू बी इन। एवरीथिंग एज पर मी इज रियल एस्टेट। तो अगर जो आई वुड से कि अगर जो इन्वेस्टर राइट टाइम पे राइट प्लेस पे था, वेदर इट इज गाइडेंस, वेदर इट इज लक, और साइड में तो एवरीबॉडी हैज आई थिंक और जिसने ओवर ट्रेडिंग नहीं करी हुई उसने हमेशा रियल एस्टेट में पैसा लगाया है। और आप ये देखेंगे कि भी वो सारे इन्वेस्टर्स हमेशा रियल एस्टेट में से पैसे निकाल के कमा के ही निकलेंगे। 100%. I have seen so many families now they are अब इस एज में आ चुके हैं कि दे आर टोटली डिपेंड ऑन देयर रियल एस्टेट। वहां से उनको इतना आता है दे आर लिविंग देयर कंफर्टेबल एंड लग्जरी लाइफ बिकॉज ऑफ दे हैव इन्वेस्टेड 15 years 20 years back with the good consultant with the right advice with them and they have made money. So ये एवोल्यूशन है। बाकी और सारे प्रोडक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे and let's continue this topic. Sure, looking forward. And it is very important for the market to understand. There are a lot of new consultants are coming. I think they should also understand this point. Absolutely correct. Because they should not go with the flow कि market बिक रहा तो हम बेच रहे हैं। See, experience, knowledge, evolution सब कुछ आपस में रहनी चाहिए। आज मैं बोलूँ मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मैं बेस्ट हूँ, नहीं मैं बेस्ट नहीं हूँ, मैं एक लर्नर हूँ। आप एक लर्नर है। अगर हम लर्न करता रहेंगे मार्केट चेंज होती रहती है, हर साल कुछ ना कुछ नया। Absolutely correct. So we should always learn, being acceptable for the new learnings and the new markets and the evolutions and the new infrastructures, and then we are there. Thank you so much for your good time. Thank you. Thank you.